बच्चों, एग्जाम सर पर आ गए हैं। आपका एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है समास। समास बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे समास भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन समास को आज के वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो समास हैं, ये जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेकर आया हूं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, समास के मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको दिखाने वाला हूं, उनके आंसर भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यानी आंसर बताने से पहले आप कमेंट करके जवाब देना, ताकि आपको भी पता हो और मुझे भी पता चले कि आप किस लेवल के हो, यानी कितना आपको आता है। जवाब देने के लिए, कमेंट करने के लिए आप वीडियो को रोक भी सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है भारत भूमि। देखो, इसका समास बताना है, एक तरह से इसका अर्थ बताना है ना। तो अर्थ आप लिख दोगे तो इसका विग्रह अपने आप हो जाएगा। जैसे भारत की भूमि, ये इसका अर्थ है ना। तो ये जो विग्रह है ये एक तरह का अर्थ ही है इसका। तो इस तरह से आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। इसका जो भेद है वो आएगा संबंध तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि का, के, की किस में आता है? संबंध में। और ये तत्पुरुष समास था तो ये तत्पुरुष समास है, यानी संबंध तत्पुरुष समास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। आमरण बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार या यूं कह लो कि ज्यादातर देखने को मिलता ही रहता है। देखो, आमरण का अर्थ होता है मरने तक, तो आप मरण तक भी लिख सकते हो। चलिए, इसका जो भेद है वो बनेगा अव्ययी भाव समास। क्यों? क्योंकि इसमें पहला जो पद है वो अव्यय है। दूसरी बात, इसमें जो पहला पद है आ, यही प्रधान है, या यूं कह सकते हो यही मुख्य है। कैसे? ये मैं आपको वीडियो में समझा चुका हूं। जो समास की वीडियो बना रखी है आपके लिए, वो जरूर देख लेना। उसको ट्रिक के साथ कैसे सीखा गया या कैसे समझाया गया है, ये एक बार जरूर देख लेना। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ। चौराहा। चौराहा जो ये शब्द है, वैसे तो शब्द से ही समझ में आ रहा है। देखो, चौराह, चार राह, यानी चार शब्द आया हुआ है। और चार कहां पर आता है? पहले इसका विग्रह करते हैं। इसका विग्रह बनेगा चार रास्तों का समूह। और जहां पर भी आप समूह देख लो तो उससे आप समझ जाना या समझ गए होगे कि ये द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि ये संख्यावाची है। संख्यावाची पहला पद, बाकी नहीं। बाकी पदों में चाहे कुछ भी आता रहे, लेकिन पहला पद संख्यावाची हो तो वहां पर द्विगु समास होता है। वैसे द्वि का मतलब होता है दो। तो इससे भी समझ में आ जाएगा आपको कि इसमें भी पहला जो शब्द है, पहला जो अक्षर है वो दो है, यानी संख्या है, इसलिए ये द्विगु समास के अंतर्गत आता है। यानी यहां पर चार है, चार संख्या है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। रक्तदाता। देखो, पढ़कर समझो कि इसका अर्थ क्या बन सकता है, वही विग्रह होगा। इसका विग्रह बनेगा रक्त को देने वाला, है ना। दाता का मतलब देने वाला, तो रक्त को देने वाला। अब को आ गया यानी विभक्ति चिन्ह आ गया। अब विभक्ति चिन्ह आता है किसमें? तत्पुरुष समास में। लेकिन तत्पुरुष का कौन सा भेद है, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए इसका भेद दिखाता हूं। कर्म तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को, तो ये जो को है ये कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, वीडियो को रोक रोक कर जवाब भी देते रहना, देखते हैं कितने बच्चे सही होते हैं। गजानन। गजानन वैसे तो इसके अर्थ को समझने से समझ में आ जाएगा, लेकिन वैसे भी आप सुनते रहते हैं गजानन, है ना। ये शब्द किसी को इंडिकेट कर रहा है। किसको? गज जैसा आनन है जिसका। गज, गज माने हाथी। आप यहां हाथी भी लिख सकते हो। हाथी जैसा आनन है, आनन माने होता है सिर, तो ये बनेगा हाथी जैसा आनन है जिसका। इस तरह से भी लिख सकते हो। गज जैसा आनन है जिसका, इस तरह से भी लिख सकते हो। और वैसे गजानन किसको कहते हैं? गणेश जी को। तो गणेश यहां पर लिखना या ना लिखना इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर लिख देना, गज जैसा आनन है जिसका। बस इतना से भी काम चल जाएगा। अर्थात गणेश ये पता हो तो बेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब इसका भेद दिखाते हैं। वैसे नाम से ही समझ में आ गया होगा, ये किसी तीसरे पद को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि भी लिख सकते हो, बहुव्रीहि भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। यानी व या ब दोनों गलत नहीं होंगे। चलिए छठे प्रश्न की तरफ। रहा खर्च। रहा खर्च, देखो राहा के लिए जो मिलता है खर्च, वो रहा खर्च होता है। तो इसका जो भेद बनेगा या इसका जो विग्रह बनेगा वो बनेगा रहा के लिए खर्च। ये बात बन गई यहां तक, लेकिन इसका भेद अभी बाकी है। के लिए विभक्ति चिन्ह है, और विभक्ति चिन्ह हमेशा तत्पुरुष समास में ही आते हैं। तो अब के लिए पहचानना है तो संप्रदान के लिए, अगर आपने कारक याद किए हो तो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं किए तो कारक याद कर लेना। ठीक है, चलिए। पीतांबर, पीला वस्त्र है जिसका।
पीला, पिता, पीत माने होता है पीला, और पीला अंबर का मतलब होता है वस्त्र, तो पीला वस्त्र वैसे तो ये बना, लेकिन ये किसी और को इंडिकेट कर रहा है, तो का मतलब क्या बनेगा, पीला वस्त्र है जिसका, कौन पहनते थे, श्री कृष्ण पहनते थे, तो अर्थात श्री कृष्ण भी लिख सकते हो। चलिए, इसका जो भेद बनेगा वो आप समझ ही गए होंगे, बहुब्रीहि समास। अगले प्रश्न की तरफ, क्रय विक्रय, देखो आसान सा है, वैसे तो डैश लगा हुआ है ना, इससे भी समझ में आ जाता है क्या, कि इसके बीच में और आ जाएगा, या भी आ सकता है, या भी आ जाए या और भी आ जाए, डैश का मतलब यही होता है। और जब ऐसी स्थिति में आए, पहले विग्रह कर लेते हैं फिर बताता हूं, विग्रह बनेगा क्रय और विक्रय, यानी खरीद और बिक्री, ये बनेगा। लेकिन 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 अब यहां पर और आएगा या आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो इन दोनों में से कौन सा आएगा ये कैसे पता चले, इसके लिए ही तो आपको वीडियो देखनी है। ये तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वीडियो है, लेकिन अगर आप समाज पर वीडियो नहीं देख पाए तो वो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, आपको उस कोर्स में A to Z सिलेबस देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। चलिए, क्रय विक्रय हो गया, क्रय और विक्रय। अब इसका भेद आप वैसे समझ गए होंगे, जब भी दो बराबर बराबर बांटा जाए किसी चीज को, यानी किसी अर्थ को, तो आप समझ जाना वहां पर द्वंद्व समास है। द्वंद्व का मतलब यही होता है, उतना पल रहा इसका भी भारी, उतना ही पल रहा उसका भी भारी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक दंत दयावंत, आपने सुना होगा, लेकिन एक दंत किसको कहते हैं, उससे आपको इसके अर्थ के बारे में समझ में आ जाएगा। वैसे तो अर्थ इसी से भी समझ गए हो, एक दंत माने एक दांत। अब एक दांत है जिसका, एक दांत किसका है, श्री गणेश जी का, तो ये किसी तीसरे पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, यानी ना तो एक के बारे में जिक्र है ना ही दंत के बारे में जिक्र है, मतलब इन दोनों के बारे में कोई जिक्र नहीं है। इस यहां जो जिक्र हो रहा है वो गणेश जी के बारे में हो रहा है, यानी तीसरे पर्सन की ओर। तो जब तीसरी चीज की ओर इंडिकेट हो रहा हो तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, ये आप समझ चुके होंगे। चलिए, कर्म योगी, कर्म योगी नाम से समझो ना, इसका अर्थ क्या बनेगा, अर्थ बन रहा है कर्म का योगी, कर्म करने में योगी जो है, तो वो कर्म का योगी जो लिख दिया गया, इससे आपको समझ में आया कि का आ गया, और का एक विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है तो आप समझ जाना कि ये तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष का भी तो कौन सा भेद होगा, देखो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, इसके बाद संबंध का के की, का के की, ये जो का के की आया हुआ है ना, इससे समझो कि ये संबंध तत्पुरुष समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बातों बात, बातों बात, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार देखने को मिला है, बहुत बार, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, बात ही बात में। और इसका जो भेद है, देखो भेद आएगा अव्ययी भाव समास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। राजकन्या, राजकन्या नाम से समझ में आ रहा होगा, मतलब आप एक तरह से ये कह सकते हो कि समास के ज्यादातर शब्द आपको अर्थ से समझ में आ जाएंगे, बस इतना कर लेना काफी हो जाएगा। तो राज परिवार की कन्या या राजा की कन्या भी लिख सकते हो, वैसे आपको परिवार नहीं दिख रहा इसमें, वो आप मैं समझ गया, लेकिन आप इतना तो कर सकते हो कि राजा की कन्या, इतना लिख दो कि काफी होगा। अब की आ गया तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष का भी भेद कौन सा है, संबंध तत्पुरुष समास। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अश्वपति, अब यहां पर थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात यह है कि अश्व का पति नहीं होगा, है ना, ये बात ध्यान रखना आप। अश्व यानी घोड़ा, घोड़े का कोई पति नहीं होता, पति का मतलब यहां पर गिरना है, ठीक है, तो घोड़े से गिरा हुआ या अश्व से गिरा हुआ, गिरा हुआ ये भी लिख सकते हो आप, अश्व लिखो चाहे घोड़ा लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पति का मतलब पति मत लिख देना, बस इतना ध्यान रखना। और इसका जो भेद बनेगा वो भेद बनेगा अपादान तत्पुरुष समास। क्यों, क्योंकि यहां पर अपादान से अलग होना, अलग होने वाली बात आ रही है, यानी घोड़े से जब गिर गया तो वो घोड़े से अलग हो रहा है, तो यहां इसीलिए अपादान तत्पुरुष समास है। और एक बात थोड़ा ध्यान से सुनो, ना सिर्फ समास बल्कि इसके अलावा जो अदर टॉपिक्स हैं, जैसे कि पदबंध, ऐसे ही मुहावरे, इसी तरह के और टॉपिक्स पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बन चुकी है, वो जरूर देख लेना, देखकर ही जाना एग्जाम देने। उन वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। लिंक का नाम ध्यान से सुन लो, फ्री क्रैश कोर्स, इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक को जब आप क्लिक करोगे, उस कोर्स में आपको आपका A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना, और अगर आपको उनसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज ये बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।